हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 में हिंदी साहित्य, कक्षा 11 में जो हिंदी साहित्य आपका विषय है, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब जानते होंगे बेटा कि इस बार कक्षा 11 में जो आपका पाठ्यक्रम है वो बदल चुका है। पहले वाला पाठ्यक्रम नहीं है, अब नया पाठ्यक्रम कक्षा 11 में आ गया है। तो हिंदी साहित्य की जितनी भी सामग्री है कक्षा 11 में, उसमें भी बदलाव आया है। तो बदलाव के अनुसार अब हमारे सामने जो पुस्तकें आई हैं, उनमें 2 पुस्तकें मुख्य है बेटा। मुख्य पुस्तकों में 2 पुस्तकें मुख्य है, प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें पहली है अंतरा। पहली पुस्तक का नाम है अंतरा। पहली पुस्तक अंतरा, जिसमें गद्य और पद्य भाग है बेटा। गद्य प्लस पद्य भाग, गद्य खंड और पद्य खंड अंतरा के अंदर। ये पूर्व में भी आपने कक्षा 9-10 के अंदर भी गद्य और पद्य भाग पढ़े होंगे। गद्य में गद्यात्मक रचनाएं होती है और पद्य के अंदर कविताएं होती है बेटा। अंतरा में जो गद्य भाग है, इसमें कुल मिलाकर के 9 पाठ है और पद्य भाग में कुल मिलाकर के आपके 10 कविताएं हैं। तो सत्र के दौरान इस पुस्तक में से गद्य के 9 पाठ और पद्य के 10 पाठ हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में एक और पुस्तक है, उसका नाम है अंतराल। दूसरी पुस्तक है अंतराल। इसमें जो रचनाएं हैं है तो गद्यात्मक बेटा। पद्य खंड इसमें नहीं है, केवल गद्य भाग है, गद्यात्मक रचनाएं हैं। लेकिन ये रचनाएं लंबी है और बड़ी है, यानी लंबी और बड़ी। जिस विषय को, जिस बिंदु को इस पुस्तक में रखा है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है रचनाकार की। तो यहां अंतराल पुस्तक में लंबी और विस्तृत रचनाएं पढ़ने को बच्चों को मिलेगी। और इसके अलावा एक और पुस्तक राजभाषा, एक पाठ्यक्रम के अंदर आपके जो शामिल की गई है, राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा, ये कई इसके आयाम है। आगे चल करके इस पर भी चर्चा करेंगे बेटा। तो अब तक उपलब्ध जो सामग्री है, पठन जो सामग्री है, उसके आधार पर हम सबसे पहले हमारी जो पुस्तक अंतरा है, कक्षा 11 में हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक जो अंतरा है, उस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि गद्य भाग में कुल 9 पाठ हैं आपके, 9 पाठों का अध्ययन करना है। तो इनमें जो पहला पाठ है, गद्य अंतरा का जो गद्य भाग है, उसका जो पहला पाठ है, उस पहले पाठ का नाम है ईदगाह। क्या नाम है उसका? ईदगाह। सभी बच्चे जानते होंगे, ध्यान होगा बेटा। ईदगाह यानी ईद मनाने की जगह, स्थान। मुस्लिम धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा पर्व होता है, त्योहार होता है,
और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। इससे पहले कि हम इस पाठ पर चर्चा करें, इसके बारे में बात करें, इसका अध्ययन करें, उससे पहले इसके रचनाकार के बारे में जानना जरूरी है बेटा। रचनाकार, ईदगाह के जो रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह रचना के जो रचनाकार है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जो उनका जीवन का परिचय है उसके बारे में बात करेंगे बेटा। इनका जो जन्म है, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला राज्य उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी, गांव मगही। गांव का क्या नाम है? मगही। 1880 में जन्म का समय यानी सन है 1880 में इनका मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है और मृत्यु, जन्म के बाद में मृत्यु 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस संसार में इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने आयु का जो भोग किया है वो कितने वर्ष? 36 और 20 यानी 56 वर्ष। कुल मिलाकर के 56 वर्ष तक अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके और ये संसार से विदा हो गए थे। अब इनकी बात करते हैं मूल नाम की। मुंशी प्रेमचंद का जो नाम है ये बाद में रखा गया। इनका असली नाम क्या था? असली नाम, मूल नाम धनपत राय। मूल नाम धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का जो असली वास्तविक नाम था वो क्या था? धनपत राय था। शुरुआत की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहां प्राप्त की? वाराणसी में। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहां से प्राप्त की? वाराणसी में। मैट्रिक के बाद यानी 10वीं के तुल्य, मैट्रिक के बाद ये स्वयं मैट्रिक के बाद ये स्वयं अध्यापन का कार्य करवाने लगे। अध्यापन तात्पर्य बेटा कि स्वयं 10वीं करने के बाद में स्वयं पढ़ाने लगे थे शिक्षक के रूप में। आगे चल करके इन्होंने स्वाध्ययन के द्वारा ही बीए तक की शिक्षा, स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण कर ली। स्वाध्ययन के द्वारा बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। स्वाध्ययन के द्वारा यानी स्वयं पाठी के रूप में अपने आप किसी भी कॉलेज में न जाकर के स्वयं ही इन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा बीए तक की, स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण कर ली बेटा। और इसके बाद में हम जानते हैं बेटा कि ये जो समय था, ये समय कौन सा था? उस समय देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए यहां
राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन है या उससे पहले गांधी जी के द्वारा या उनके नेतृत्व के अंदर जो आंदोलन चलाए गए, उनमें इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इन आंदोलनों में इनकी भूमिका बढ़ती गई, इनकी गतिविधियां तीव्र होती गई, सरकारी सेवा से, सरकारी नौकरी से इनका मोह भंग हो गया, यानी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। बड़ा इससे पहले ये पढ़ाने में लग गए थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण सरकारी सेवा से त्याग पत्र, सरकारी सेवा, नौकरी छोड़ दी बेटा इन्होंने। और सरकारी सेवा छोड़ने के बाद राष्ट्रीय आंदोलनों में तो सक्रिय रूप से भाग ले ही रहे थे, साथ साथ लेखन कार्य के प्रति तन और मन से समर्पित हो गए। लेखन कार्य के प्रति तन और मन से समर्पित हो गए, पूरी तरह से साहित्य साधना में जुट गए बेटा। ये साहित्य की सेवा करना इनके हृदय में विद्यमान थी। साहित्य सेवा का जो जज्बा था वो इनके भीतर भरा हुआ था बेटा, तभी तो ये कहानी और उपन्यासों के आगे चल करके सम्राट कहलाते हैं बेटा। परमात्मा के घर से इनके भीतर ऐसी सेवा भावना, साहित्य की साधना करने का जो भाव था, वो परमात्मा के घर से इनमें पैदा किए हुए था बेटा। आगे चल करके लेखन कार्य के क्षेत्र में जो लिखने का काम था वो उर्दू में शुरू किया इन्होंने। सबसे पहले ये उर्दू में लिखते थे। लेखन कार्य पहले उर्दू में किया करते थे। ये किसमें लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। और तब उस समय इनका नाम नवाब राय था। नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। ये जब उर्दू में लिखते थे तब नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। साहित्य की दुनिया में उस समय इनको नवाब राय के नाम से इनकी पहचान थी बेटा। बाद में उर्दू में लिखने के बाद में हिंदी में लिखने का काम इन्होंने शुरू किया है। पहले सीधे हिंदी में लिखने का काम ये नहीं करते थे। ये हिंदी में लेखन कार्य है तो बाद में इन्होंने शुरू किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समाज का जो मूर्त रूप है उसको प्रकट करने की कोशिश की है बेटा। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने उन युगीन परिस्थितियों के दौरान अपने युग को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा, भोगा, अनुभव किया बेटा। तभी तो उनके साहित्य में, उनकी रचनाओं में, चाहे वो कहानी है चाहे उपन्यास है, उनमें यथार्थ के दर्शन होते हैं, वास्तविकता, सच्चाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष एक युग दृष्टा के रूप में अपने समाज को, अपनी दुनिया को, अपने चारों ओर का जो वातावरण था, कैसी युगीन परिस्थितियां चल रही है, किस प्रकार का वातावरण चल रहा है, कैसी समाज की दिनचर्या है, इन सब चीजों को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया था। और जैसा देखा वैसा अनुभव किया, उसी को उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी है बेटा। तभी तो उनके साहित्य में हमें यथार्थ, आदर्शोन्मुख उनका साहित्य माना जाता है। यथार्थ उनके साहित्य में यथार्थ के साथ साथ आदर्शोन्मुख भी है। आदर्श में बंद करके अपने आदर्शों
अपनी सीमाओं, अपनी मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा नहीं है बेटा, उनकी पालना करते हुए उन्होंने साहित्य की रचना की है। इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों व नारी शिक्षा, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, नारी शिक्षा या नारी की पीड़ा, नारी शिक्षा न कह करके हम इसको क्या कहेंगे, नारी की पीड़ा या वेदना, वर्ण व्यवस्था उस समय जो समाज में थी, उस समय प्रेमचंद के समय में जो समाज की वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। एक तरह से अपने युग का यथार्थ, वास्तविक जो चित्र है उसको खींचा है। प्रेमचंद साहित्य को स्वांत सुखाए, प्रेमचंद साहित्य को स्वांत सुखाए न मानकर, तात्पर्य साहित्य से कि वो स्वयं के लिए उनका सुख है, उनके सुख का साधन है या उनको सुख मिलता है, नहीं, इसलिए वो लिखते हैं, नहीं, साहित्य को वो स्वांत सुखाए न मानकर सामाजिक परिवर्तन का सशक्त ठोस माध्यम मानते थे। क्या मानते थे? सामाजिक कि साहित्य है वो सामाजिक परिवर्तन का ठोस व सशक्त आधार है। इसीलिए वो साहित्य की रचना करते रहते थे। साहित्य स्वांत सुखाए न मान करके, बल्कि समाज, युग या सामाजिक परिवर्तन को बदलने का वो एक ठोस माध्यम मानते थे। तभी तो समाज के ऊपर उनकी पैनी नजर रहती थी, तीखी नजर रहती थी। कैसी नजर रहती थी? पैनी नजर, तीखी नजर। और जो समाज पर पैनी नजर रखता है, तीखी नजर रखता है, वो हमेशा यथार्थ का चित्रण करता है। और साहित्य में जिस विधा में वो काम कर रहा है उस पर उसकी पकड़ भी बनती है। और इसीलिए जब वो पैनी नजर रखते थे तो पैनी नजर रखने के कारण उनके साहित्य में हम देखते हैं कि समाज सुधार व राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पैनी नजर रखने के कारण ही मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में समाज सुधार व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उपन्यासों की, कहानियों की रचना हुई है। और उनको उपन्यास और कहानियों का सम्राट भी कहा जाता है। अगर उनकी समाज पर पैनी नजर नहीं होती तो वो कभी भी उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में सम्राट की पदवी प्राप्त नहीं कर पाते। कथा का जो संगठन है, आगे अगर हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कथा रचना संसार में उनकी कथा का संगठन, चरित्र चित्रण, कथा का संगठन, चरित्र चित्रण
कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथन की दृष्टि से, कथोपकथन की दृष्टि से उनकी रचनाएं अपने आप में क्या है, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, कुछ भी है बेटा, वो बेजोड़ है। क्या है? बेजोड़ है। बेजोड़, जिसके जोड़ का, जिसके बराबर का कोई नहीं है, अद्वितीय है वो। उनकी कथाएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक या और कोई रचना जो भी है, दूसरों से भिन्न है, अलग है, बेजोड़ है, उनके समतुल्य दूसरे नहीं है बेटा। इसीलिए तो वो कहानियों के सम्राट कहे जाते हैं। भाषा, प्रेमचंद के साहित्य की जो भाषा है वो कोई ज्यादा कठिन नहीं है बेटा। युग के अनुसार भाषा उनकी सजीव, भाषा सजीव, मुहावरेदार तो भाषा में क्या आ गए हैं? मुहावरे आ गए हैं। बोलते समय, बातचीत करते समय, संवाद स्थापित करते समय पाठक को देखने और पढ़ने को क्या मिलते हैं? मुहावरे। और बोलचाल के निकट, बोलचाल के निकट मानी जाती है। आम आदमी उनकी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में भी अपना योगदान दिया है। बहुत बड़ा हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने और इसकी लोकप्रियता करवाने में, इसको लोकप्रिय करवाने में मुंशी प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है, माना जाता है। संस्कृत प्रचलित जो शब्द थे उनके साथ उर्दू की जो रवानगी है वो भी इनकी एक क्या बनती है? विशेषता बनती है। भाषा के क्षेत्र में संस्कृत प्रचलित शब्दों के साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है। इसके अलावा हिंदी कथा भाषा को मुंशी प्रेमचंद ने एक नया आयाम, एक नई मंजिल भी दी है। ये है प्रेमचंद का परिचय, और इसी परिचय में हम आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद की रचनाएं यानी कृतियां। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं या कृतियां। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है आदि गद्यात्मक जो रचनाएं हैं वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। उनमें जिक्र करते हैं मानसरोवर। मानसरोवर जो जिसमें कहानियां थी इनकी 8 भागों में प्रकाशित हुई। इसके बाद गुप्त धन, ये 2 भागों में प्रकाशित। गुप्त धन है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई और ये दोनों इनके क्या है? कहानी संग्रह है। मानसरोवर जो 8 भागों में प्रकाशित और गोपधन 2 भागों में प्रकाशित, ये दोनों इनके मुंशी प्रेमचंद के क्या माने जाते हैं? कहानी संग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा आगे कहानी संग्रह के बाद में आगे बात करते हैं इनके उपन्यासों के, जिसमें निर्मला, सेवा सदन,
निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये इनके मुंशी प्रेमचंद के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यास है और आज भी इनका महत्व, इनकी लोकप्रियता यथावत बनी हुई है। ये वही उपन्यास हैं जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को साहित्य की दुनिया में अमर कर दिया बेटा। इसके बाद में करबला संग्राम, करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके 3 मुख्य क्या माने गए हैं? नाटक माने गए हैं। उपन्यास के बाद में ये इनके 3 नाटक माने गए हैं। विविध प्रसंग, ये 3 खंडों में है, अलग अलग जो प्रसंग है वो 3 खंडों के अंदर है। और इसके अलावा साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह, राजनीतिक और साहित्यिक निबंधों का संग्रह। इसके अलावा ये जो साहित्यिक निबंध है, इस शीर्षक से ये इनके साहित्यिक निबंध है। इसके अलावा माधुरी, हंस और मर्यादा, जागरण, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये इनके द्वारा संपादित की जाने वाली पत्रिकाएं थी। यानी कहानी, उपन्यास, नाटक, साहित्यिक निबंध के अलावा मुंशी प्रेमचंद ने पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें नाम आता है माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं रही हैं जिसमें इन्होंने संपादन का कार्य किया है। इसके बाद में बेटा, ये तो था अब तक का हमारा जो हमारी ईदगाह कहानी है, उस ईदगाह कहानी के जो रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन का परिचय कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, उनका जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जिस मुकाम, जिस मंजिल पर वो पहुँचे हैं, उसके पीछे उनके भीतर में ऐसी वो कौन सी दिव्य ताकत थी, बल था, जिसके बलबूते पर साहित्य जगत में वो अपने आप में अमर हो गए हैं। तो स्वाध्ययन के चलते ही उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलनों में कूद पड़े, सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। सबसे पहले लेखन का कार्य, लिखने का काम उर्दू में शुरू किया, हिंदी में बाद में किया। जब उर्दू में लिखते तब वो नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। प्रेमचंद ने अपने रचनाओं में विशेष करके किसानों, दलितों, नारी की पीड़ा, शोषित वर्ग जो भी है, वर्ण व्यवस्था है, इन सब की कमियां, कुरीतियां थी, उनका चित्रण किया। साहित्य को वो व्यक्तिगत सुख का साधन न मान करके बल्कि समाज में परिवर्तन और बदलाव लाने का सशक्त माध्यम मानते थे।
वे हमेशा समाज पर पैनी नज़र रखते हैं, तीखी नज़र रखते हैं और इसी तीखेपन के चलते हुए समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उनकी जितने भी उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, उनकी रचना हो पाई है। उनका कथा संगठन, उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन की दृष्टि से उनकी रचनाएं अपने आप में बेजोड़ है। भाषा उनकी सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के बहुत ही करीब है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। संस्कृत परिचित शब्दों के साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम, नई मंजिल उन्होंने दी है। अगर बात करें उनकी रचनाओं की तो मानसरोवर के नाम से जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ था, फिर इसके बाद में गोपधन, ये दोनों ही कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक विविध प्रसंगों जो 3 खंडों में है। इसके अलावा साहित्यिक निबंध भी है, राजनीतिक और साहित्यिक। इसके अलावा माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। अब आगे बेटा अगले वीडियो के अंदर हम जो ये कहानी है ईदगाह, इस पर चर्चा करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे।